Welcome dear friends once again. In the previous video of part 1 we discussed about the basic concepts of macroeconomics which is related with the national income accounting. आज हम उसी श्रृंखला में दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट। ये देखेंगे कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स हमने पढ़ लिया है और फाइनल गुड्स में हमने देखा कि फाइनल गुड्स की जो श्रृंखला है उसमें कौन कौन से गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं और फाइनल गुड्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, ये भी हमने देखा है पिछले वीडियो में। और एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम चर्चा कर लेते हैं कि फाइनल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुकी होती हैं, मतलब फर्दर कोई उस पर प्रोसेसिंग नहीं होता है, फर्दर उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है और वो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए पर यूज़ की जाती हैं कैपिटल गुड्स के रूप में या फाइनल कंजम्पशन गुड्स के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स पर ही हम आज की चर्चा केंद्रित है। ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को ही इन्वेस्टमेंट गुड्स कहा जाता है। कंजम्पशन गुड्स गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अल्टीमेट कंज्यूमर आप समझते हैं, मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड भी है, मिल्क फाइनल गुड भी है। अगर मिल्क एक कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो फाइनल गुड की तरह कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वही मिल्क अगर टी वेंडर के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड माना जाता है। तो आगे हम देखते हैं, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड बट फॉर कन्वीनियंस वी मे रेफर टू देम एज अ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अच्छा, कंजम्पशन गुड को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। तो बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स विच आर एक्सटिंग्विश्ड by immediate or short period consumption, as for example food, clothing, etc. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स विच डोंट गेट एग्जॉस्टेड इमीडिएटली, इसी पर फोकस करना है, बट लास्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबी अवधि तक चलते हैं, तुरंत समाप्त नहीं होते हैं। दैट इज़ दे आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ड्यूरेबल करेक्टर है उनका, लंबे समय तक चलने वाली हैं वस्तुएं होती हैं ऐसी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे टेलीविज़न सेट्स, ऑटोमोबाइल्स, होम कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। दे हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, ठीक है, एज कंपेयर टू आर्टिकल्स सच एज फूड और इवन क्लोथिंग। दे अंडरगो वियर एंड टियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? ये वियर एंड टियर भी होता है जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ग्रेजुअल यूज़ एंड ऑफन नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, और ऐसे वस्तुओं का प्रायः ये देखा जाता है कि रिपेयरिंग वर्क भी चलता रहता है। अब आते हैं हम कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स और ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इनका प्रयोग होता है। सम
कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये 3 अल्टरनेट नेम्स हैं। सम फाइनल गुड्स ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर which are used in the production process for producing other goods and services are called capital goods or investment goods. Some final goods of durable character, कुछ फाइनल गुड जो ड्यूरेबल कैरेक्टर की होती हैं, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जिनका प्रयोग किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, दूसरी अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सर्विसेज के उत्पादन के लिए, और ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं या इन्वेस्टमेंट गुड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट गुड्स और कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स को डिफाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड्स। इनकी डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड्स of the consumers but for production of other goods and services। अब एग्जाम्पल भी दिया गया, भरपूर एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग व्हीकल, कंप्यूटर्स, हाइड्रोलिक क्रेन्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ों की डिमांड हम अपने तुरंत कंजम्पशन नीड्स के लिए नहीं करते हैं, बल्कि मशीन के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की डिमांड के लिए मशीनों की डिमांड होती है। इसी तरह टूल्स, इसी तरह इम्प्लीमेंट्स। कैपिटल गुड्स आर द क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये बैकबोन होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। दे कंटिन्यू टू इनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस टू go on for continuous cycle of production. While capital goods make production of other commodities feasible, they themselves don't get transformed in the production process. While capital goods make production of other goods commodities feasible, they themselves don't get transformed in the production process। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा उनका खुद का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वे उत्पादन में, दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मददगार साबित होती हैं। दे ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टियर, धीरे धीरे उनका ह्रास होता है, उसमें घर्षण होता है, घर्षण के बाद द्वारा उसमें वियर एंड टियर होता है, टूट फूट होता है, एंड दस आर रिपेयर्ड और ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओवर टाइम। तो या तो उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है, या तो उनको जो ऐसा भी हो उसमें वो रिपेयर होने की संभावना होती है तो रिपेयर कर दिया जाता है। If we consider all the final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumer goods, both durable and non-durable goods, और capital goods। अगर हम कंसिडर करें सभी फाइनल गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर विचार करें, इकोनॉमी में एक निश्चित समय पीरियड के दौरान जो भी बनाई जाती हैं, तो वो या तो कंजम्पशन गुड्स होती हैं या तो कैपिटल गुड्स होती हैं। एज फाइनल गुड्स दे डोंट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। फाइनल गुड्स ऐसी एक कैपिटल गुड्स क्या होती हैं कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इनका नहीं होता है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार ही साबित होती हैं। चलिए हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, दे आर वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड अप to produce other goods, defend और refute the statement with a valid reasons। अभी हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कभी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सही हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट गुड्स यहाँ लिखा गया है, ठीक है। देखा जाए इसका आंसर, इसने क्या लिखा है, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, इसको इनकार किया गया है कि गलत है ये। एज इन्वेस्टमेंट गुड्स सच एज मशीन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो
रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, they are used up in the production process. Investment goods are used to produce other goods and yield their services over a number of years. अब आते हैं हम दूसरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं. A machine purchased by a firm is always a capital good. Do you agree with the given statement? Give valid reasons for your answer. The given statement is not correct. क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं. मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स. कहता है कि मशीन एक परचेज किए गए है फर्म के द्वारा, ये हमेशा ही कैपिटल गुड्स होती है. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स which help the production of other goods and services. A machine purchased by a firm will be a capital good when it is used for the production of other goods and services. However, if it is purchased by a firm for resale purposes the same year, it will not be considered as capital goods. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मशीन जो है, ये कह रहा है कि मशीन परचेज बाय अ फर्म इज़ ऑलवेज कैपिटल. एक फर्म जो है वो फर्म ट्रेडिंग फर्म भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इसको रिफ्यूट किया गया है. लेकिन एक मशीन परचेज बाय अ प्रोड्यूसिंग फर्म फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस तो हमेशा कैपिटल गुड ही होगी. यहाँ पर ये फर्म में क्लियरिटी नहीं है, ये फर्म क्या है, ट्रेडिंग फर्म है या प्रोडक्शन की फर्म है, इसलिए इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया गया है. क्योंकि मशीन परचेज बाय अ फर्म इफ इट इज़ परचेज फॉर रीसेल पर्पसेज देन इट कैन नॉट बी. ये सब इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी, और जब वो सेल करेगा फाइनल जो प्रोडक्शन यूनिट को जब सेल करेगा वो, तब उसको फ़ायदा होगा बेचने में. इसलिए यहाँ वैल्यू एडिशन का केस बन जाएगा. इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि मशीन परचेज बाय अ फर्म इज़ ऑलवेज अ कैपिटल गुड. ठीक है, इसलिए यहाँ क्लियरिटी के साथ दिया गया है. अभी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स गिविंग रीजन्स. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. लास्ट में इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए अब हम आते हैं अगले. यहाँ पर है ट्रेड ऑफ बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. टोटल फाइनल आउटपुट produced in an economy includes output of consumer goods and services and output of capital goods. तो total final output produced in an economy में जो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो या तो कंज्यूमर गुड्स के रूप में कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है या कैपिटल गुड्स के रूप में होता है. द कंज्यूमर गुड्स सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ द entire population of the economy. Purchase of consumer goods depends on the capacity of the people to spend on these goods, which in turn depends on their income. लोगों की इनकम के ऊपर उनकी परचेजिंग पावर होती है, उसी के आधार पर वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता उनके अंतर्गत आती है. और कंज्यूमर गुड्स जो है पूरे इकोनॉमी के कंजम्पशन के नीड्स को पूरा करती हैं, और द अदर पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स द कैपिटल गुड्स आर परचेज बाय बिजनेस इंटरप्राइज. एक तरफ जो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन के लिए उपयोग करता है कंज्यूमर गुड्स का, तो दूसरी तरफ बिजनेस इंटरप्राइजेस जो कैपिटल गुड्स को परचेज करती हैं. इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, से इन ए ईयर, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन thus be either in the form of consumption or investment. तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स के दो रूप हो सकते हैं, या तो वो कंजम्पशन के रूप में हो या इन्वेस्टमेंट के रूप में हो. दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ की स्थिति बन जाती है. इफ़ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इट इज़ प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड वाइस वर्सा. मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन आप करते हैं तो किसी चीज़ की, हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. तो अगर आप मतलब कैपिटल गुड्स इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रयोग हो रहे हैं, मान लीजिए कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स है, या तो वो कंज्यूमर गुड्स है या तो कैपिटल गुड्स है. तो कंज्यूमर गुड्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं.
कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं, ये स्थिति बन जाएगी। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी कैपिटल गुड्स रेज द एबिलिटी ऑफ द लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे पास कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे उसकी सहायता से हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बड़े आसानी से करते हैं और लेबर को प्रोडक्शन करने में सहायता मिलती है। द ट्रेडिशनल वेवर वुड टेक months to weave a sari, but with the modern machines thousands of pieces of clothing are produced in a day। तो इस बात को बताया गया है कि किस तरीके से कैपिटल गुड्स ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, मतलब कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है आसानी से कैपिटल गुड्स की सहायता से। डिकेड्स वर टेकन टू कंस्ट्रक्ट द ग्रेट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स लाइक द पिरामिड्स और ताजमहल, बट विद द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मशीनरी वन कैन बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर इन अ फ्यू ईयर्स। जैसा कि अभी अयोध्या में राम टेम्पल बना तो कितनी तेज़ी से बना है ये। ठीक है, तो यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके बहुत तेज़ी से बना है। तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स के इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से हम जो कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो वो बड़े आराम से, बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे तरीके से, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है तो विश्व में एक रिकॉर्ड ही बना है कि बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का नेटवर्क खड़ा हुआ है, ब्रिजेस का नेटवर्क खड़ा हुआ है। ये आने वाले समय में भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई हज़ार गुना बढ़ाने की स्थिति में आ गए हैं हम। मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वैराइटीज़ ऑफ कैपिटल गुड्स, देयरफॉर construction of machinery therefore would help in the greater production। पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, तो कंफ्यूजन है। मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वेराइटीज ऑफ कैपिटल गुड्स therefore would help in the greater production of consumer goods। कहना चाह रहा है कि मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वेराइटी ऑफ कैपिटल गुड्स, अलग मतलब कैपिटल गुड्स की जो अलग अलग वेराइटी का अगर हम प्रोडक्शन करें, निर्माण करें, तो उससे हम प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बट आरंट वी कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्व्स, क्या हम अपने आप को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं? अर्लियर वी हैव सीन हाउ ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ एन इकोनॉमी, इफ अ लार्जर शेयर गोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, a smaller share is available for production of consumer goods, and now we are saying more capital goods would mean more consumer goods। there is no यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ हमने ये कहा कि अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, there is no contradiction here। however, what is important here is the element of time। at a particular period, given level of total output of the economy, it is true if more capital goods are produced, less of consumer goods would be produced, but production of more capital goods would mean that in future the laborers would have more capital equipment to work with। we have seen that this leads to a higher capacity of the economy to produce with the same number of laborers, thus total input itself would be higher compared to the case with less capital goods were produced। if total output is higher, the amount of consumer goods that can be produced would surely be higher। बस यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कुछ भी नहीं है। एक समय पर हम देखें तो अगर हम मान लें कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के दोनों का प्रोडक्शन करना है, तो हम निश्चित रूप से हम अपने कंज्यूमर गुड्स को पहले प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि हम अपने कंज्यूमर के नीड्स को पूरा कर सकें। साथ ही साथ हम लॉन्ग टर्म की बात हम जब सोचेंगे तो हम अपने कैपिटल गुड्स को की मात्रा को थोड़ा बढ़ाएंगे जिससे कि हम कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल के रूप में हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गांधी जी ने पहले क्या कहा कि हर व्यक्ति अपना काम खुद करे, अपना चरखा, अपना कपड़ा खुद बुने। इसलिए हर व्यक्ति ने चरखे को उन्होंने अपनाया जिससे अंग्रेज़ों के
वस्त्र की डिमांड कम हो गई, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन अब चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पहले तो इमीडिएट जो नीड्स है सब लोग अपना अपना नीड्स पूरा करने लगे, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं था, तो वो भी हम खुद के प्रयास से जो भी कपड़ा बना उसको पहनते थे और वो अपना। लेकिन अब जो कपड़े पर जो एक्सपेंडिचर होना था वो ना हो, अगर उसकी जगह हम धीरे धीरे पैसा सेविंग करें, सेविंग से हम मशीन अगर स्थापित करें तो मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोगों के नीड्स को हम पूरा कर पाएंगे। इस तरीके से हम सोचा जा सकता है। अब हम इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक इसी का कंटिन्यूटी है। वो टॉपिक हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये आखिर क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। यहाँ ध्यान देंगे अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, जो गुड अनसोल्ड है लेकिन फिनिश्ड है लेकिन अनसोल्ड है, मतलब बन तो गया लेकिन मार्केट में बिका नहीं है। अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स जो कि प्रोसेस में है, कपड़ा आधा स्टिचिंग हुआ है तो वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, कपड़ा पूरा है लेकिन मार्केट में बिका नहीं है तो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स हो गया। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, कपड़ा आधा बना, कपड़ा पूरा बना लेकिन बिका नहीं, ये तीन अवस्थाएं। इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। फर्म क्या करती है? फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री और स्टॉक्स, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री। दस चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। चेंज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सी माइनस ओ। क्लोजिंग स्टॉक सी एस माइनस ओपनिंग स्टॉक ओ एस। Closing inventory CI minus OI. If the value of closing inventory is more than the value of opening inventory have increased, accumulated. If the value of closing inventory is less than the value of opening inventory have decreased, decumulated. Change of inventories of a firm during a year is equal to production of the firm during the year minus sales of the firm during the year. Change of inventories of a firm during a year क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ये चेंज ऑफ इन्वेंटरीज को इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक क्वेश्चन के ऊपर लेते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, change in inventory of a firm during a year is equal to production of the firm during the year minus sales of the firm during the year. Justify the above statement with the help of example. चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। Change in inventories of a firm during a year is equal to होता है किसके? production of the firm during the year minus sales of the firm during the year. Justify the above statement with the help of example. अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिया इसको। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अ फर्म हैड एन अनसोल्ड स्टॉक ऑफ वर्थ ₹100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। During the year, it had produced 1000 worth of goods and managed to sell 800 worth of goods. Closing inventory is equal to कितना हुआ? 100 plus 1000 minus 800, that is 300. Change in inventory क्या हुआ? Closing inventory minus opening inventory. So 300 minus 100 is equal to 200. So production of the firm minus sales of the firm 1000 minus 800 is equal to 200, which is equal to change in inventories. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है।
तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम एक टॉपिक है हमारा प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज। प्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओके, हम इसको देखेंगे। चेंज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज which has occurred in a planned way is called planned change in inventories. तो change in stock of inventories which has occurred in a planned way is called planned change in inventories. अब एग्जांपल देख लीजिए। सपोज द फर्म वांट्स टू रेज द इन्वेंट्रीज from 100 shirts to 200 shirts during the year, expecting sales of 1000 shirts during the year. As before, the firm produces 1000 plus 10, 1100 shirts. The sales are actually 1000 shirts, and the firm indeed ends up with a rise in inventories. The new stock of inventories is 200 shirts, which has indeed a planned by the firm. This rise in is an example of planned accumulation of inventories. On the other hand, if the firm had wanted to reduce the inventories from 100 to 25, say, then it would produce 1000 minus 75 is equal to 925 shirts. This is because it plans to sell 75 shirts out of the inventory of 100 shirts it started with, so that the inventory at the end of the year becomes 100 minus 75 is equal to 25 shirts, which the firm wants. If the sales indeed turn out to be 1000 as expected by the firm will be left with the planned decumulation of inventories of 25 shirts. So ये बिल्कुल सही है कि change in the stock of inventories which has occurred in a planned way is planned change in inventories, और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। नाउ इट इज अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज। अभी तक हमने देखा प्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज और अब अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज which has occurred in an unexpected way is called unplanned change in inventories. In case of an unexpected fall in sales, the firm will have an unsold stock of goods which it had not anticipated. Hence, there will be an unplanned accumulation of inventories. In the opposite case, where there is an unexpected rise in the sales, there will be an unplanned decumulation of inventories. Suppose a firm produces shirts. It starts the year with an inventory of 100 shirts. During the coming year, it expects to sell 1000 shirts. Hence, it produces 1000 shirts, expecting to keep an inventory of 100 at the end of the year. However, during the year, the sales of the shirts turn out to be unexpected low. The firm is able to sell only 600 shirts. This means that the firm is left with the 400 unsold shirts. The firm ends the year with the 400 plus 100, that is 500 shirts. पहले 100 बचा हुआ था. The unexpected rise in inventories by 400 will be an example of unplanned accumulation of inventories. Very good. If on the other hand the sales had been more than 1000, we would have an unplanned decumulation of inventories. For example, if the sales had risen had been 1050, then not only the production of 1000 shirts will be sold, the firm will have to sell 50 shirts out of the inventory. This 50 unexpected reduction in the inventory is an example of an unplanned unexpected decumulation of inventories. ठीक है, तो inventories क्या है? The unsold goods, unused raw material or semi-finished goods which a firm carries from a year to the next, ये inventories है. और unplanned inventories क्या है?
the unanticipated change in stock due to unexpected fall or rise in sales। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम कोई क्वेश्चन वगैरह पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो हम इसके ऊपर हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे। तीसरा वीडियो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसमें इस पोर्शन को हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।